हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 10th बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है बेटा आप लोगों के पास लाइफ प्रोसेसेस, जिसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी हम जानते हैं हमारे पूरे साइंस के 80 मार्क्स में से 30 मार्क्स की हमारे पास होती है बायोलॉजी। उस 30 मार्क्स में से भी बेटा 7 to 10 मार्क्स जो होते हैं वो यही एक चैप्टर हमारा ले जाता है। 7 to 8 मार्क्स तक तो कंपलसरी है ही कि 7 से 8 नंबर का तो आपको इस चैप्टर से आना ही आना है। एमपी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज्यादा डायग्राम्स इस चैप्टर से बनते हैं, मतलब डायग्राम वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एक चैप्टर के अंदर हमें हमारी लाइफ की अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, जो अलग ही 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। तो इस चैप्टर को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में आखिर हमसे कहा क्या गया है। अब जैसे कि नाम इसका लिखा हुआ है, तो हमारे चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि इसका नाम हमसे क्या कहना चाह रहा है। लाइफ प्रोसेसेस में ये जो लाइफ वर्ड है, इसका मीनिंग सिंपल सा होता है लिविंग। लिविंग यानी कि जिंदा या जीवित हम जिसको कहते हैं। प्रोसेसेस का मतलब होता है प्रक्रम। यहाँ पे लिखा है प्रक्रम को ही हम एक और बोल सकते हैं प्रक्रिया। कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसी प्रोसेसेस जो रिलेटेड है लिविंग से। अब कैसे रिलेटेड है लिविंग से, इस चीज को समझते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को आप देख के ये कैसे बता सकते हो, कैसे कह सकते हो कि वो जिंदा है या मरा हुआ है, यानी कि जीवित है या मृत है, अलाइव है या लाइव है ना, कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है, कैसे आप किसी को देख करके बता सकते हो। तो हम किसी को देख कर बताने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कुछ फीचर्स है। कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सेल से बनी हुई है, कोई ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस ले रहा है। मतलब जनरली हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, कोई जिंदा है या मरा हुआ है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सांस चेक करते हैं, ब्रीदिंग चेक करते हैं कि अगर वो सांस ले रहा है तो हम उसको जिंदा बोल देंगे, अगर सांस नहीं ले रहा है तो उसको मरा हुआ बोल देंगे। लेकिन सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी की सांस चल रही है, कोई ब्रीदिंग कर रहा है तो हम उसको लिविंग बोलेंगे। ऐसा नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बेटा कुछ प्रोसेसेस ऐसी है जो एसेंशियल है। अगर वो प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो तो हमारी डेथ हो सकती है। उन प्रोसेसेस में से हमें 4 प्रोसेसेस के बारे में इस चैप्टर में डील करना है। मैंने क्या कहा, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ये जो 4 प्रोसेसेस मेन हो रही है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ऐसी एसेंशियल प्रोसेसेस जिनके बिना एक सेल भी जिंदा नहीं रह सकता है। देखो, अगर हमारी बॉडी को जिंदा रखना है तो हमारी बॉडी बनी हुई किससे होती है, सेल से। हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सिंगल एक सेल से बनी हुई होती है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद में कोई ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद में ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब एट द एंड कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमको जिंदा रखना है, किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखना है, तो किसको जिंदा रखना पड़ेगा, एक सेल को जिंदा रखना पड़ेगा। तो इसी सेल के अंदर होने वाली प्रोसेसेस, इसी सेल को जिंदा रखने वाली प्रोसेसेस, इसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोसेसेस होती है बेटा, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मतलब अगर ये प्रोसेसेस, ये प्रक्रियाएं बंद हो जाए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो कौन सी है वो प्रोसेसेस, इनके बारे में पढ़ना है हमको। देखो, हाउ डू वी टेल द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। किसको लाइव अलाइव बोलोगे, किसको नॉट अलाइव बोलोगे। तो भाई, जिसकी बॉडी किससे बनी हुई हो हम किसको लिविंग बोलेंगे। फीचर्स क्या होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी जिंदा व्यक्ति के। उसकी बॉडी किससे बनी हुई होगी, सेल से। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी किससे बनी होगी, सेल से बनी हुई होगी। जो जिंदा होगा उसकी बॉडी के अंदर हमें चेतना मिलेगी, यानी कि कॉन्शियसनेस होगी। जैसे मान लो अभी आप बैठे हुए, कोई आके आपको सट्टे से आपके पीछे मार दे। अगर आपके सिर पे किसी ने मारा तो देखोगे ना किसने मारा। अगर आपने नहीं देखा, बाई चांस अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, दैट मीन्स कि आप अलाइव नहीं हो, है ना। अगर हम जिंदा है तो हमें कोई प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ क्या है, कॉन्शियसनेस। कोई भी एक जिंदा व्यक्ति हमेशा कॉन्शियस होता है, यानी कि वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति, किसी भी अगर टाइप का अगर आपको कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या देता है बेटा, रिस्पॉन्स देता है। किसी भी टाइप का, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, बट रिस्पॉन्स देगा। इसका मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सेल से बनी हो तभी हम उसको लिविंग बोलेंगे। कॉन्शियसनेस शो करेगा तो उसको हम लिविंग बोलेंगे।
मेटाबॉलिज्म शो करे, किसी भी सेल को आप लिविंग कब बोलोगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग कब बोलोगे, जब उसकी बॉडी के अंदर कौन सी प्रोसेसेस होगी, उपापचयी प्रक्रियाएं होगी, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म अपने आप में दो प्रोसेसेस का मिक्सचर होता है बेटा। कॉम्प्लेक्स चीज का टूटना मेटाबॉलिज्म, सिंपल सिंपल चीजों का जुड़ करके कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनाना मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें जब आपस में जुड़ जाए और एक कॉम्प्लेक्स चीज बना ले, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स चीज टूट जाए छोटी छोटी चीजों में, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी उपापचय क्रियाएं। तो हमें तो ये पता ही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारी चीजें हर टाइम पर टूट रही होती है, कई सारी चीजें फॉर्म हो रही होती है। तो यानी कि हमारी बॉडी उपापचय क्रियाएं शो करती है, मेटाबॉलिज्म शो करती है, यानी कि हम लिविंग है। तो ये हमने देखे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को हम लिविंग कब बोलेंगे, जब उसके अंदर हमें ये सारी प्रोसेसेस होती हुई दिखाई देगी। अब किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सरवाइव करने के लिए, किसी एक सेल को जिंदा रखने के लिए बेटा जरूरी होती है जो लाइफ प्रोसेसेस, वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द एसेंशियल एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो एसेंशियल एक्टिविटीज हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, वही क्या कहलाते हैं, जीव प्रक्रम, वही लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। भाई वो बताओ तो सही मैम कि कौन कौन सी प्रोसेसेस है। वो ये रही चार प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, जिंदा रहना है तो खाना तो खाना पड़ेगा, और जब खाना खाएंगे तो उसका डाइजेशन होगा। तो ये कहाँ पर होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर, यानी कि ये प्रोसेस हमारी बॉडी शो करती है। रेस्पिरेशन, 5 मिनट के लिए सांस बंद करके बैठ जाऊं, क्या जिंदा रह पाओगे, नहीं। लेकिन रेस्पिरेशन बेटा डिफरेंट होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन करना, एक्सहेलेशन करना। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग करना भी जरूरी होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी की किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज करते हुए फूड का ब्रेक डाउन करना। ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन का यूज हुआ, तो ऑक्सीजन आएगी कैसे, जब हम ब्रीदिंग करेंगे। तो ब्रीदिंग नहीं, यहाँ पर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है। हमारी एक सेल को रेस्पिरेशन की बहुत जरूरत होती है, वो रेस्पिरेशन करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तभी ये सेल काम कर पाएगा। तो रेस्पिरेशन बहुत जरूरी होता है सेल को जिंदा रखने के लिए। सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन करना, बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीजन गया है इसको हर एक सेल तक भेजना। हर एक सेल ने जो CO2 बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, उसको बॉडी से बाहर करना। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड। तो ब्लड जब एक से दूसरी जगह पर फ्लो कर रहा है, जा रहा है, तो इसको हम सर्कुलेशन के अंदर पढ़ते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट जरूरी प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। अब जो सेल ने काम किया, मान लो सेल ने ऑक्सीजन का यूज करके फूड प्रिपेयर कर लिया, खुद के लिए एटीपी बना ली, साथ में CO2 प्रोड्यूस की। अब सेल के काम की नहीं है CO2, तो CO2 को रख रख के सेल करेगी क्या, जब उसके किसी काम की नहीं है। तो सेल के लिए तो CO2 वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो इस वेस्ट को बॉडी से बाहर भी तो करना है, एक्सक्रीट भी तो करना है। इसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। अगर ये एक्यूमुलेट हो गए तो हमारी बॉडी को कचरा बना देंगे। तो ये इनकी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में, तो उसको बॉडी से बाहर करने की जरूरत होगी। वो जो बॉडी से बाहर करने की जरूरत है, वो जिस प्रोसेस के द्वारा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो ये चारों ही प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये चारों प्रोसेसेस में से कोई एक भी प्रोसेस हमारी सेल परफॉर्म ना करे, हमारी बॉडी में परफॉर्म ना हो, तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये चारों प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, हमें सर्वाइवल रख पाती है, हमें सर्वाइव करवा पाती है, जरूरी होती है, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के साथ। ऐसा उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये न्यूट्रिशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। श्वसन, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद लंग्स में जाएगी, फिर पूरी बॉडी तक कैसे फैलती है, इसको देखेंगे आगे हम। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमारा जो हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी तक ब्लड को कैसे भेजता है, ब्लड आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। हमारी किडनीज के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डील करेंगे। बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, पोषण। अब देखो, हमारी हर एक सेल को चाहिए होती है बेटा एटीपी, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, इसको कंज्यूम करने के अलग अलग तरीके होते हैं।
जैसे मान लो ह्यूमंस को कंसिडर करो, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हमारा फूड हम खुद से सिंथेसाइज नहीं करते, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल का यूज करके फूड सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती, हम अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लो कुछ दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं वेजिटेरियन, जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, जो केवल प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। कुछ होते हैं जो मीट बेस्ड डाइट लेते हैं, यानी कि जो मीट भी कंज्यूम करते हैं। तो हम दो टाइप के ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इस रॉ मटेरियल का यूज करके फूड बना लेते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉ मटेरियल का यूज करके अपना भोजन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी अभी जो दो आपको एग्जांपल्स दिए, जो वेजिटेरियन हो गए, नॉन वेजिटेरियन हो गए, ये अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है। जो वेजिटेरियन है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, जो नॉन वेजिटेरियन है जो वो मीट पर यानी कि एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट तो है ना किसी न किसी पर। वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना रॉ मटेरियल यूज करके फूड सिंथेसाइज कर ले, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि स्वपोषी। जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि परपोषी। तो हम इसी चीज को लेकर के पहले समझते हैं। देखो, सम ऑर्गेनिजम्स यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका यूज करके अगर फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण बोल सकते हो। some organisms use complex material need to break down, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। इनऑर्गेनिक सॉरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को कंज्यूम करेगा, किसको कंज्यूम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को। अब जब वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को कंज्यूम करेगा, तो इसको ब्रेक डाउन करने की नीड रहेगी। किसमें ब्रेक डाउन करोगे, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, एंजाइम्स चाहिए होंगे। तो इसका एग्जांपल कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं, जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, जो हमारे इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं बेटा, किसके अंदर, सिंपल फूड के अंदर। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म आगे हमें समझना है। अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। जब कोई ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मैटर का यूज करके खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर ले, तो वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफ कहलाता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट पर डिपेंड हो, किसी एनिमल पर डिपेंड हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करे, उसको ब्रेक डाउन करे एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। आगे सेम चीज लिखी हुई है, देखो। ऑटोट्रॉफ स्वपोषी जिसको हम कह रहे हैं, स्वपोषी में मैंने आपसे क्या बताया, जो क्या कर रहे हैं, खुद से अपना फूड डिराइव कर रहे हैं। फूड डिराइव खुद से कर लेते हैं, किसका यूज करके, इनऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग करके। इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक दो टाइप का हो सकता है बेटा। एक को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब क्या है, यहाँ पर लाइट। एक एक वर्ड को स्प्लिट करेंगे। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी कि खुद से। ट्रॉफिक या ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई लाइट एनर्जी का यूज करके खुद से नरिशमेंट ले रहा है, पोषण ले रहा है, फोटो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। जैसे कि इससे एग्जांपल हो गए प्लांट्स, खुद से अपना फूड डिराइव करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। कुछ साइनो बैक्टीरियाज हो गए बेटा, साइनो बैक्टीरियाज में भी आप एग्जांपल देख सकते हो, नॉस्टॉक, एनाबिना। ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। यूग्लिना हो गया, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके बारे में आपने सुना हुआ है। ये दो टाइप का न्यूट्रिशन शो करती है बेटा। जब आप इसको लाइट में रख दोगे ना, इस यूग्लिना को, जब आप इसको लाइट में रख दोगे, कुछ इस तरीके की ये होती है, और इसका ये फ्लैजिला होता है। जब आप इसको क्या करोगे, लाइट में रख दोगे, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगी और अपना फूड डिराइव कर लेगी। जब नाइट टाइम हो जाता है, जब उसको लाइट नहीं मिलता है, तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती है, मिश्रित टाइप का ये न्यूट्रिशन शो करती है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में आपको दो एग्जाम्पल तो मेन याद रखने हैं, एक तो प्लांट्स होते हैं, दूसरे साइनोबैक्टीरियाज हो गए। साइनोबैक्टीरियाज में भी नॉस्टॉक और एनाबिना। दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन होता है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगेन देखो, वर्ड को स्प्लिट करो। कीमो मतलब क्या, केमिकल्स, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स का यूज करके
खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर ले, उनको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, उनको केमिकल्स चाहिए, यानी कि उनको रासायनिक पदार्थ चाहिए, कुछ रसायनों का यूज करके अपना फूड खुद से बना लेते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया, बेटा बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे क्या है? बैक्टीरियाज। ये क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज करके अपनी एनर्जी खुद से ये डिराइव कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप थायोबैसिलस भी याद रख सकते हो, थायोबैसिलस में बैक्टीरिया ही होता है। तो ये बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? अपना फूड खुद से डिराइव करते हैं, बट इनको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? केमिकल चाहिए, केमिकल्स का यूज करेंगे और अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमने बात की ऑटोट्रॉफ की। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की। क्या बताया मैंने आपसे? हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं? जो अपनी फूड खुद से डिराइव नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी खुद से डिराइव नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स। जो किस पर डिपेंड करते हैं? किसी और ऑर्गेनिज्म पर, चाहे एनिमल पर डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि किसी जानवर पर डिपेंड कर सकते हैं, या फिर किसी प्लांट पर डिपेंड कर सकते हैं। इनको हम परपोषी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ह्यूमंस हो गए और कुछ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स सारे ही दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये जो हमने ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल लिखे, ऑटोट्रॉफ को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही शो करते हैं। अब डिटेल में कंप्लीट करेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम क्या कह रहे हैं? स्वपोषी पोषण। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आती है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक, ऑटोट्रॉफ्स कौन? मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड, कहाँ से? बाहर से, कोई आउटसाइड से मटेरियल लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब बाहर से कोई रॉ मटेरियल लिया और उसका यूज करते हुए एनर्जी बनाई, और उस एनर्जी का, कुछ एनर्जी का यूज कर लेंगे, कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, जिस भी फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? जो भी उन्होंने फूड बनाया, एक्सेस क्वांटिटी में बन गया तो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्लांट अपना एक्सेस जो न्यूट्रिशन है उसको स्टार्च फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं, और एनिमल्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में रख लेते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में हमने बात की थी फोटो ऑटोट्रॉफिक की। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखो क्या हो रहा है? प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। किसका यूज करके? लाइट एनर्जी का यूज करके। लाइट कहाँ से मिलेगा? लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सूर्य से, सनलाइट का यूज करेंगे ये प्लांट्स या ये ऑर्गेनिज्म, सनलाइट का यूज करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है। ये हमने एग्जांपल क्या देखा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। प्लांट कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं। कैसे होती है ये प्रोसेस? देखो, इस प्रोसेस का जो आपको पूरी रिएक्शन है ये आपको आनी चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है। यहाँ पर क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम एक्सेल करते हैं, इसीलिए तो प्लांट उसको कंज्यूम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। अभी अभी मैंने बात किया सन की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। इसके अलावा बेटा ये क्लोरोफिल यूज करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की पत्तियों में ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो प्लांट क्या करता है? इन चारों रॉ मटेरियल्स का यूज करके रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है अपने फूड का। प्लांट का फूड क्या है बेटा? ग्लूकोज। क्या बना लेता है प्लांट? ग्लूकोज बना लेता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्लूकोज बना लेगा, साथ में क्या बना लेगा? ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं उसी को हम इनहेल कर लेते हैं। तो प्लांट क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। साथ में क्या बन जाता है बेटा? वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, या ट्रांसपिरेशन के द्वारा। जब पत्तियों के ऊपर देखोगे तो आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। तो ये होती है रिएक्शन बेटा फोटोसिंथेसिस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सेम चीज लिखिए, प्लांट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। प्लांट को क्या क्या रॉ मटेरियल लगा? कार्बन डाइऑक्साइड लगा। कहाँ से लेगा? एटमोस्फेयर से। एटमोस्फेयर में कहाँ से आई? पर्यावरण में कहाँ से? हमने एक्सेल किया था। वाटर कहाँ से आया? सॉइल से लेता है, मिट्टी से। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। प्लांट की जो रूट्स रहती है, रूट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, और सॉइल से होते हुए ये वाटर पूरी बॉडी में इसके स्प्रेड होता है। सनलाइट कहाँ से मिला? सूर्य प्रकाश, सूर्य से मिला, वहां से ले लिया।
क्लोरोफिल कहाँ से लिया? प्लांट की पत्तियों के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो इन चारों रॉ मटेरियल का यूज करते हुए हमारा प्लांट प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है? भोजन है, फूड है, एनर्जी है हमारे प्लांट के लिए भी, और प्लांट इसी को स्टोर करता है और हम भी यही कंज्यूम करते हैं जब हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं एनसीईआरटी में बेटा सेम एज इट इज लिखिए, मैंने जस्ट इंग्लिश वाला लिखा है। अगर आप हिंदी वाला देखना चाहते हो तो आप हिंदी मीडियम बुक में देखोगे, आपको सारे स्टेप सेम मिल जाएंगे। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये स्टेप किस चीज की? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होती है? पहले तो लाइट को एब्सॉर्ब किया जाता है, किस फॉर्म में? लाइट एनर्जी के फॉर्म में, बाय क्लोरोफिल। कौन एब्सॉर्ब करता है? इंपॉर्टेंट है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? अगेन पिगमेंट है जो कि प्लांट की पत्तियों में प्रेजेंट होता है। जो कुछ लाइट एनर्जी होती है बेटा उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और कुछ जो लाइट एनर्जी होती है वो यूज कर ली जाती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर का ब्रेकडाउन करना। वाटर का ब्रेकडाउन करने के लिए देखो यहाँ रिएक्शन में देखो, ये लिखा है वाटर। इस वाटर को ब्रेक करने के लिए इसमें से कुछ सनलाइट का हम यूज कर लेते हैं, कुछ सनलाइट का कुछ लाइट एनर्जी का हम यूज करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, यानी कि वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। जब आप वाटर को ब्रेक करते हो तभी हमको क्या मिलती है यहाँ पर बेटा? ऑक्सीजन मिलती है। वाटर के ब्रेकडाउन होने से ही हमें ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रही है। इसको बताने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए हुए, बट ये 11th क्लास में है। बट आप इतना याद रखोगे, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रही है ये किसके स्प्लिट होने से, किसके टूटने से मिलती है? इस वाटर के टूटने से मिलती है। ये सेकेंड स्टेप होती है। सम लाइट एनर्जी यूज्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप होती है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इन सब के मतलब आपको समझ आने चाहिए। केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर ये, जब आप साइंस आपने स्टार्ट किया होगा पढ़ना तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, वहां पर आपको ये दोनों रिएक्शन मिलेगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो CO2 है बेटा इसमें से रिमूव हो जाती है ऑक्सीजन, और किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ग्लूकोज। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है? हमारे ग्लूकोज में, हमारे कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 3 स्टेप्स होती है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है? फोटोसिंथेसिस होगा तभी ग्लूकोज बनेगा, तभी प्लांट को एनर्जी मिलती है। प्लांट अपनी एनर्जी फॉर्म करने के लिए, अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ये वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई, प्लांट स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। प्लांट का स्टोर फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। एनिमल्स का स्टोर फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में बनता है। अब अभी तो हमने बात की बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक की, जहां पर लाइट एनर्जी का यूज किया। अब नेक्स्ट हम बात करें कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जहां पर किसका यूज होगा? केमिकल्स का यूज होगा, कुछ रसायनों का यूज होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल का यूज करके खुद से अपनी एनर्जी डिराइव कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्या कहोगे उनको? कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। वहां लाइट एनर्जी थी, यहाँ पर केमिकल एनर्जी है। रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हम अभी अभी ऊपर देख कर आए हैं, यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या है? बैक्टीरियाज है। तो ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, बट इनको केमिकल्स चाहिए होते हैं। अब ये तो बात हुई कीमोटोट्रॉफ की। अब बेटा एक टॉपिक और दिया हुआ है स्टोमेटा रिलेटेड, देखो। अभी अभी हमने बात की कि जो हमारा प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? प्लांट की जो पत्तियां होती है बेटा, जो लीव्स होती है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। लीफ के अंदर ही क्यों हो रही है मैम? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है मैम? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है? लाइट को कैप्चर करता है। तो लाइट को ये कैप्चर कर रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में, इसीलिए हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है? लीफ में। अब लीफ के अंदर ही क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, CO2, ऑक्सीजन भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेसेस अलग अलग होती है, और प्लांट को दोनों प्रोसेसेस के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए होता है। प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, रेस्पिरेशन करने के लिए तो प्लांट ऑक्सीजन ही यूज करता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए वो CO2 का यूज करता है। बस हमें ये क्लियर नहीं होता है। चलो आ जाओ यहाँ पर। प्लांट के ऊपर जो लीफ है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टोमेटा, रंध्र, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं,
जब आप पत्ती को तोड़ोगे और पत्ती को ध्यान से देखना, बिल्कुल माइन्यूट से उसके ऊपर पोर्स दिखाई देते हैं। वो जो माइन्यूट से पोर्स है, जो रंध्र है बेटा, वो उनका काम क्या होता है? एक तो वो CO2 को एंटर होने देते हैं, CO2 को अंदर आने देंगे, वाटर को अंदर एंटर होने देंगे, लेकिन जब वाटर की नीड खत्म हो जाती है, यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके बाद हमने देखा था कि बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है। तो इस वाटर को एक्सहेल करने के लिए, CO2 को एंटर करने के लिए, ऑक्सीजन को एक्सहेल करने के लिए, बाहर करने के लिए, यानी कि चीजों की एंट्री के लिए, चीजों की एग्जिट के लिए क्या चाहिए? कोई पोर चाहिए। जैसे हमारे घर में हमें आना है, दीवार तोड़ के तो आएंगे नहीं, इसीलिए तो हम डोर लगाते हैं। तो डोर से अंदर आना, डोर से बाहर जाना, चीजों को अंदर एंटर होने देना, चीजों को बाहर जाने देना, ये सब किससे पॉसिबल होता है? हमारे डोर से, दरवाजे से पॉसिबल होता है। वैसे ही प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, वो चीजों के एंट्रेंस के लिए और एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे दिखाई देते हैं ये स्टोमेटा? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ में प्रेजेंट है। देखो ये रही लीफ, लीफ की सरफेस के ऊपर ये स्टोमेटा, इसको हमने एनलार्ज करके यहाँ पे देखा। जब नॉर्मल कंडीशन में स्टोमेटा जब क्लोज है बेटा, ये स्टोमेटा नहीं है, ये स्टोमेटा नहीं है, है ना, जो दो हमने बनाए, ये गार्ड सेल्स है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या बोल सकते हो इनको आप? ऐसी कोशिकाएं हैं जो प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षात्मक, बोल सकते हो सुरक्षात्मक ये कोशिकाएं होती है। लिख देते हैं यहाँ पर, सुरक्षात्मक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जब इनमें वाटर फील हो जाए, इनके अंदर क्या भर जाए? वाटर जब भर जाए इनके अंदर, तो ये क्या हो जाती है? स्वेलअप हो जाती है। जैसे मान लो इस तरीके से हमारे स्टोमेटा है, मतलब इस तरीके से हमारी गार्ड सेल्स है, यहाँ पर बीच में पोर है, बट अभी आपको वो नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे इन सेल्स के अंदर, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो जाए? वाटर भरने लग जाए, ये क्या करने लग जाती है? फूलने लग जाती है, कुछ इस तरीके से। जब ये फूलने लग जाती है, स्वेलअप हो जाती है, तो बीच में डिप्रेशन सा बनने लग जाता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखो, जहां पर हमारा स्टोमेटा ओपन है, तो ये गार्ड सेल्स थी, गार्ड सेल स्वेलअप हो गई, फुल गई है। तो उनके फुलने से यहाँ पे देखो, ये जो पोर क्रिएट हुआ, इस पोर को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा कहते हैं। अब यहाँ से चीजें एंटर करेगी, चीजें एग्जिट करेगी, और ये जो बाहर है, ये हमारी गार्ड सेल है। तो जब गार्ड सेल के अंदर वाटर फील हो जाए, ये स्वेलअप हो जाए, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है, तो हमारा जो स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब आप सोचो स्टोमेटा कब क्लोज होना चाहिए? जब हमारी प्लांट की लीफ को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। जब हमारी प्लांट की लीफ को ऑक्सीजन चाहिए, जब हमारी प्लांट की लीफ को CO2 बाहर भेजना है, तो ये उस टाइम पर ओपन हो जाएंगे। जब इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए, किसी चीज को बाहर नहीं जाना है, तो ये क्या रहते हैं? क्लोज रहता है। स्टोमेटा का रोल लिखा हुआ है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस की बात हो रही है? ऑक्सीजन और CO2 की बात हो रही है। चाहे एंट्रेंस हो चाहे एग्जिट हो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? हमारा स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब भी क्या है बेटा? वाटर का बाहर निकलना, प्लांट की सरफेस से वाटर का बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन के लिए भी स्टोमेटा ओपन होगा, तो ही तो वाटर बाहर जा पाएगा। तो ये दो फंक्शन होते हैं हमारे स्टोमेटा के। अब देखो क्या होता है जब स्टोमेटा ओपन रहता है। जब स्टोमेटा क्या रहता है? ओपन रहता है, तो प्लांट के अंदर अगर मान लो एक्सेस क्वांटिटी में वाटर होता है, एक्सेस क्वांटिटी में वाटर रहता है, तो वो कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। प्लांट का वाटर बाहर भी कहाँ से जाता है? लीफ से ही जाता है। तो लीफ के ऊपर तो क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा ओपन हो गए, तो प्लांट के अंदर का सारा वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेटा, जो रेगिस्तान के पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें एक तो ऑलरेडी पानी की कमी होती है, वहां पर डेजर्ट के अंदर पानी तो होता नहीं है, ऑलरेडी उनमें पानी की कमी है, और मान लो डे टाइम में उन्होंने अपने स्टोमेटा को ओपन रख लिया, अपने रंध्रों को खोल लिया, तो प्लांट के अंदर जितना पानी होगा, सारा पानी लॉस हो जाएगा। उनका सारा पानी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। उस कंडीशन में तो प्लांट को पानी की कमी हो जाएगी। तो ये कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे? प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए डेजर्ट प्लांट के अंदर एक अलग टाइप का एडेप्टेशन होता है, एक अनुकूलन इनके अंदर हो गया है। क्या करते हैं ये देखो, नाइट का टाइम है, रात के समय ये क्या कर लेते हैं? अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं। जनरल जो हमारे प्लांट होते हैं, उनमें नाइट टाइम में जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं बेटा। लेकिन ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तानी पेड़ पौधे होते हैं, ये उल्टा सिस्टम चलाते हैं। क्या करते हैं? ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं नाइट के टाइम में। स्टोमेटा ओपन हुआ तो क्या होगा? उससे CO2 इनके अंदर एंटर करेगा, एटमोस्फेयर में CO2 तो है, CO2 एंटर किया स्टोमेटा के थ्रू, जो वाटर था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया, रूट्स ने जितना भी इनके आसपास पानी था थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब तो करेंगे। तो रूट्स के थ्रू, जड़ों के द्वारा इन्होंने क्या कर लिया? पानी को अवशोषित कर लिया, जल का अवशोषण कर लिया। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कर लिया स्टोमेटा के द्वारा। अब ये फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा मैलिक एसिड का, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बना लेते हैं, मैलिक एसिड।
मैलिक एसिड कोई खाना तो है नहीं, फाइनल प्रोडक्ट ये है नहीं, मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड बना के रख लेते हैं। ये कब की बात हो रही है? नाइट के टाइम की, रात के समय में ये ऐसा करके रख लेते हैं। क्या बना लिया? मैलिक एसिड। स्टोमेटा भी इनके ओपन थे। अब हुआ डे टाइम। डे टाइम में क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। भाई जितना पानी है उतना बचा के रखे, एक्स्ट्रा पानी तो मिल नहीं रहा है, जितना है उसको भी खत्म कर दी क्या, इसलिए स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे डे टाइम में। अब स्टोमेटा तो क्लोज हो गए, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, अब लाइट एनर्जी भी तो चाहिए, लाइट को एब्जॉर्ब करना है, अब बाकी की प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं डे टाइम में, जिससे होता क्या है, इनका जो वाटर है वो बाहर नहीं जा पाता, इनका वाटर जो इनकी बॉडी के अंदर है वो स्टोर्ड रहता है। अब डे टाइम में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट एनर्जी का यूज किया, मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ग्लूकोज में, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में। यहाँ पर दो स्टेप में काम हो रहा है, स्टेप 1 को ये करते हैं नाइट में, और स्टेप 2 को ये करते हैं डे टाइम में। जबकि जो हमारे जनरल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डे टाइम ही अपने स्टोमेटा ओपन रखेंगे, CO2 एंटर करेगी, रूट्स से, जड़ों से इन्होंने पानी लिया, सनलाइट को कैप्चर किया, क्लोरोफिल ने कैप्चर कर लिया, पूरी प्रोसेस कंप्लीट की, फोटोसिंथेसिस डन हो गया और हमारा ग्लूकोज बन के रेडी है, एक ही स्टेप में। यहाँ पर दो स्टेप करनी पड़ी है, नाइट टाइम में मैलिक एसिड बनाएंगे, डे टाइम में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, ग्लूकोज के अंदर। तो ये एडाप्टेशन है, अपने आप को ऐसे हार्श कंडीशन में बेटा बचाए रखने के लिए ये प्लांट्स ऐसा अनुकूलन शो करते हैं, ऐसा एडाप्टेशन शो करते हैं। अब देखो, अभी अभी हमने ऊपर बात किया कि प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि ये अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बट यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो डिपेंड होते हैं अदर पर, किसी और ऑर्गेनिज्म पर, फॉर देयर फूड, किसके लिए, फूड के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड होते हैं। स्ट्रेंज है बट रियल है। इंसेक्टिवोर्स प्लांट एक एग्जाम्पल है। इंसेक्टिवोर्स कीट भक्षी पादप ऐसे पादप होते हैं जो डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। किस पर डिपेंड होते हैं, ये इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खा सकते हैं ये, छोटे छोटे चूहे, फ्रॉग, इनको भी खा लेते हैं। जो इंसेक्टिवोर्स कीट भक्षी पादप होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, दे कैन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस as well as they can do photosynthesis process as well as they can show parasitic nutrition और पैरासिटिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ये दोनों टाइप की प्रोसेसेस को कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी ये शो कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे पर डिपेंड रहना। तो जो इंसेक्टिवोर्स होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड है, इंसेक्ट्स पर डिपेंड है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये पीचर प्लांट का, ये पीचर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यानी कि घड़े जैसा, इसको हम कहते हैं पीचर प्लांट। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ये है प्लांट बेटा, कोई एनिमल नहीं है, ये पीचर प्लांट। घटपर्णी क्या है, एक पौधा है। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स पर डिपेंड करता है। ये जो इसका माउथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई इंसेक्ट जैसे ही आके बैठता है, ये अपने लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये दिख रही है पत्ती नुमा स्ट्रक्चर, इसको क्लोज कर लेता है। जैसे कोई इंसेक्ट इसके माउथ के ऊपर आकर के बैठता है, ये अपनी पत्ती को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। और पत्ती को ये जैसे ही क्लोज करता है, वो ऑर्गेनिज्म नीचे फिसल जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टिकी होता है, अंदर से ये चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा होने के कारण जो इंसेक्ट यहाँ बैठा था वो फिसल के अंदर चला जाएगा, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाएगा और उसका अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जिस जगह पर ग्रो करते हैं बेटा, वहां पर नाइट्रोजन की ज्यादा कमी होती है। ये प्लांट इंसेक्टिवोर्स प्लांट जिस जगह पर ग्रो करते हैं वहां पर किस न्यूट्रिएंट की कमी होती है, नाइट्रोजन की। जनरली सल्फर और फास्फोरस की भी कमी होती है। तो कुछ तो ये फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना डिराइव कर लेंगे, लेकिन कुछ जो न्यूट्रिएंट्स वहां के सॉइल में नहीं रहते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये किसका भक्षण करते हैं, इंसेक्ट्स का। छोटी छोटी फ्रॉग्स को खा लेंगे, छोटे छोटे रेट्स को खा लेंगे। तो ऐसे इंसेक्ट्स को खा करके भी अपना पेट भर लेते हैं। इनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोर्स। और कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एक तो पीचर प्लांट हो गया, और आप यहाँ पर याद रख सकते हो सनड्यू, ड्रोसेरा। इसके अलावा आप यहाँ पर याद रख सकते हो ड्रोसेरा, सनड्यू और पीचर प्लांट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या कोई प्लांट पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी शो करता है, तो बिल्कुल करता है। पैरासिटिक का मतलब होता है, पैरासाइट का मतलब होता है दूसरे की बॉडी के ऊपर रहना, एक तो उससे न्यूट्रिशन भी लेना, दूसरा शेल्टर भी, हैबिटेट भी उसी का यूज करना, मतलब उसी के ऊपर रहना और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेना। इसमें आप प्लांट में एग्जांपल याद रखोगे बेटा, कैस्क्यूटा। कैस्क्यूटा अमरबेल जिसको हम कहते हैं। अमरबेल क्या करता है बेटा, किसी भी प्लांट से पूरा लिपट जाता है। मान लो आपके घर के आसपास कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट है,
उसके ऊपर बिल्कुल एकदम ये डोरी जैसा लिपट जाता है बोल सकते हैं। जैसे ये मान लो हमारा कोई नॉर्मल सा प्लांट है, ये जो कैस्कुटा होता है पूरा अपने आप को क्या करेगा, इस प्लांट से चिपक जाएगा, जिससे क्या करेगा, इस प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, यहाँ पर पूरा इस तरीके से कवर कर लेता है, पूरे प्लांट के चारों तरफ ये पूरा चिपक जाता है, लिपट जाता है। येलो कलर का नॉर्मली ये हमें दिखाई देता है, जो अमरबेल होता है, कैस्कुटा है प्लांट, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन इस प्लांट से ले रहा है, इस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन यानी कि फूड भी ले रहा है, और रहने के लिए शेल्टर भी तो इसी का यूज कर रहा है, जगह भी इसी की यूज कर रहा है। इसको हम कहते हैं परजीवी पोषण, जो कौन शो कर रहा है प्लांट्स में, कैस्कुटा अमरबेल। और कीट भक्षी भी होते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी होते हैं। तो ये सारा हमने बात किया बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि हमारे प्लांट्स, हमारे बैक्टीरियाज शो करते हैं। आई होप यहाँ तक का सारा लेक्चर आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहां हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।